अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। तोशाखाना में के 190 मिलियन पाउंड के केस में आज बुशरा बेगम जो हैं बिलाखिर नैब में पेश हो गई। 11 सवालात पर मबनी एक सवालनामा भी उन्हें दिया गया। 45 मिनट तक उनसे तफ्तीश की गई। अडयाला जेल में इमरान खान साहब की, चेयरमैन PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड में गिरफ्तारी डाल दी गई। उनसे वारंट की तामील के लिए नैब की टीम अडयाला जेल पहुंच गई। सुबह एहतसाब अदालत के जज ने वारंट की तामील की इजाज़त दे दी थी। इस तरह अल-कादिर ट्रस्ट और तोशाखाना के हवाले से आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों तरफ, चेयरमैन PTI की तरफ और बुशरा बेगम की तरफ, हम बात करेंगे इस केस के हवाले से कि आगे जाकर ये केस किस हद तक आगे पहुंच सकेगा मंतकी अंजाम तक। एक और बात, बुशरा बेगम का पहले इस केस में बतौर गवाह बुलाया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें प्राइमरी एक्यूज़ बना दिया गया है। इसकी ट्रस्टीज़ में फराग गोगी भी हैं, इस पर भी बात करेंगे। आमिर साहब, आपको 190 मिलियन पाउंड और ये तोशाखाना वाला केस रेफरेंस फाइल होने के करीब नज़र आता है या अभी टाइम लगेगा? अभी तफ्तीश हो रही है, अभी टाइम लगेगा? मेरा ख़्याल है मुज़म्मिल टाइम लगेगा इसके अंदर, क्योंकि ये मामला जो है बादी व नज़र के अंदर, इस तरह के मामलात के अंदर हमें जो चीज़ नज़र आती है मुज़म्मिल, उसको जब आप अदालतों के अंदर लेकर जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी कानूनी बारीकियाँ ऐसी होती हैं जो आप को देखनी होती हैं। और इसमें इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटने के बाद से लेकर अब तक जो इतना लंबा अरसा लगा है, और उसके बीच के अंदर ये बात तो पहले दिन से हो रही थी, उनके उस ओहदे से हटते साथ ही ये शुरू हो गई थी, और उसके बीच में 16 माह जो है वो PDM की हुकूमत भी रही है। लेकिन इतना लंबा जो अरसा लगाया है, ग़ालिबन उसकी एक वजह जो है वो यही थी कि इसके सारे कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा था, और जो कि सिर्फ ये बात कि उनको अब नैब में एज अ प्राइमरी अक्यूज़ बुशरा बीबी को बुलाया गया है, वो इस बात की दलील नहीं है कि वो सारी कानूनी बारीकियों जो है उनके ऊपर जो भी फैसले होने थे वो हो गया था। बहरहाल एक प्रोसेस का आगाज़ हो गया। लेकिन एक और वजह देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदानों के ऊपर मुकदमात जो होते हैं वो इससे पहले कि वो अदालतों में जाते हैं, वो एक पब्लिक परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर भी उन मुकदमात के बारे में राय आमा जो है उसको हमवार किया जाता है। और ये हमने हर उस केस में देखा है जहाँ वज़ीर आज़म का शौहर या वज़ीर आज़म की बेगम जो है वो बराह रास्त कार्य सरकार के अंदर उनका कोई ना कोई रोल रहा है। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाता था, अताब आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर आता था। और जब उसका फ़र्क आप ये देखें कि जब नवाज शरीफ साहब को जब भी ओहदे का हटाया गया तो कुलसूम नवाज़ के ऊपर कभी भी हमने इस तरह की चीज़ें नहीं सुनी, ना कोई इल्ज़ामात का जिक्र आया, ना कि उनको नैब ने तलब किया, ना इस तरह की उनको एक्सटेंडेड परेशानियाँ फेस करनी पड़ी। सियासी जद्दोजहद जो भी उनको करनी पड़ी वो तो उन्होंने की, लेकिन इस तरह की चीज़ों का उनको सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब अब इमरान खान की बारी आई तो फिर हम देखते हैं कि उनकी बेगम बुशरा बीबी जो हैं उनको भी इसी चीज़ में से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो उनका कार्य सरकार के अंदर कोई ना कोई रोल रहा है। जब उनका पार्टनर जो है वो वज़ीर आज़म होता था तो उनका भी बाकायदा एक रोल होता था। तो उस पब्लिक परसेप्शन की हद तक तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी देर जो ये चीज़ चली है उससे ये एक राय आम हो गई हुई है कि कुछ ना कुछ है। लेकिन अब उसको अगर अदालत में आप लेकर आए हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि कानूनी बारीकियां जो हैं उनका अब आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बहरहाल यही तवक्को की जा सकती है कि अगर हुकूमत ने इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई शुरू की है और उसका फ़ैसला कर लिया है तो वो अपने ज़्यादातर जो उनको फ़िक्र थी जिन चीज़ों की उसको दे हैव बीन नाउ टेकन केयर ऑफ। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर फौरी फ़ैसले की हमें उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मुझे तो लगता है कि शायद ये मामला इंतखाबात के बाद भी चलता रहे और उसके ऊपर से कोई फौरी फैसला शायद ना हो सके। अतर कादमी साहब, इस केस में सारी वफाकी काबीना तकरीबन गवाही दे चुकी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नैब में गवाही दे चुके हैं, और बहुत जिन्होंने गवाही नहीं दी है वो पाकिस्तान से बाहर हैं, शहजाद अकबर वगैरह। तो एक अमूमी राय है कि ये नट शेल केस है कि आपने एक बंदे के 190 मिलियन पाउंड माफ़ किए और उसी से ज़मीन ले ली अपने ट्रस्ट के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए ऑब्वियसली मामला तो जिस तरह मैंने पहले भी यहाँ पे पहले भी जिक्र हुआ कि सब जुडिस है, अदालत में लगेगा, टाइम लगेगा, फिर चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जब भी आपकी हुकूमत ख़त्म होती है मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर सामने आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जिस वक्त ये किरदार वो करप्शन कर रहे होते हैं या मुबैना करप्शन कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा सारा निज़ाम ऐसे लगता है कि वो सो गया है। उसको उस वक्त उसको कोई किधर थी आपकी एंटी करप्शन या नैब, उस वक्त वो कहाँ पे थे? तो फिर इस वजह से ये तासुर कायम होता है कि जैसे शायद ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और फिर हर केस को ही हम नटशल केस कहते हैं। आप माजी करीब में देख लें जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था शहबाज शरीफ साहब का, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको भी ये कहा जा रहा था कि बस जी फ़र्द जुर्म आयद हो रही है और ये भी नटशल केस है और इसी तरह हल हो जाएगा। फिर पर एक चीज़ थोड़ी सी हमने इसमें डिफरेंट देखी कि जो खातून अव्वल थी पिछली, उनको जिस तरीके से टारगेट किया गया, आप यहाँ पे कुलसूम नवाज साहिबा का जिक्र हुआ, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब की अहलिया थी वो नैब के केस में बाकायदा नामजद थी, उनके खिलाफ रेफरेंस गया हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग केस में। लेकिन उसमें हमने नहीं देखा कि उनके खिलाफ कोई सियासी बयानात आए हों या सहाफ़ियों ने उनके घरेलू मुलाजमीन को सामने बैठा के पूछा हो कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह वजारत आला चलाते थे, किस तरह पोस्टिंग ट्रांसफ़र करते थे। वो चीज़ें हमने वहाँ पे नहीं देखी, यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। और हम अगर उससे भी पीछे चले जाएँ, चाहे वो मियाँ साहब की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, रोज़ शाम को कुछ हमारे दोस्त मीडिया पे ही बैठ के वो हुकूमतें ख़त्म करके उठते थे, खूनी इनकलाब और एहतसाब की बातें करके उठते थे। अब इससे फिर तासुर ये मिलता है कि ये एहतसाब जो है ये मीडिया की हद तक तो भरपूर तरीके से होता है, लेकिन जब ये अदालत में आता है तो कहीं ना कहीं इसमें फिर वो मवाद नहीं होता जो ज़रूरी होता है कन्विक्शन के लिए। मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हुआ तरकाज़मी साहब जी। मुझे खुशी हुई है सुन के। गवाही तो करीबी लोगों की ही होगी, जो नहीं जानते उनकी गवाही कहाँ से ले आई जाए, जो जानते हैं वही गवाही दे सकते हैं। लिहाजा आपकी ये मंतक के घरेलू मुलाजमीन की गवाही ली जा रही है तो भाई और साथ वाले हमसाई की गवाही ली जाए कि उस घर के अंदर क्या होता था। सबसे रेलेवेंट गवाही तो वही है जो उनके घर में काम करता है, उससे बेहतर तो कोई गवाही हो नहीं सकती है। अगर बाकियों के मुलाजमीन ने गवाही नहीं दी है क्योंकि वहाँ कुछ गलत नहीं होता था और यहाँ गलत होता है और मुलाजमीन ने गवाही दे दी है, तो आप इसको एक्सक्यूज़ बनाकर तो नहीं पेश कर सकते। बल्कि आपसे ये सवाल हो सकता है कि ये क्या वजह है कि चेयरमैन पीटीआई की सारी काबीना उसके ख़िलाफ़ गवाही दे रही है, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके ख़िलाफ़ गवाही दे रहा है, उसके मुलाजम उसके ख़िलाफ़ उसकी करप्शन की गवाही दे रहे हैं, उसके इर्द गिर्द हर बंदा उसकी करप्शन की गवाही दे रहा है, लेकिन अतर काज़मी को यकीन नहीं आ रहा। फिर भी वो कह रहे हैं कि ये मैलाफाइड है। नहीं, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि इसमें सब कुछ मैलाफाइड है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये केस अदालत में हल होगा, मीडिया पे ये हल नहीं होगा। माजी में जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि नून लीग के ख़िलाफ़ या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो भी केसेस थे उसमें मीडिया पे तो बहुत कुछ साबित कर दिया लोगों ने, लेकिन क्या वो अदालतों में उस तरह साबित हो सके? नहीं हो सके। इसी तरह मैं यहाँ पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आपने फरमाई बिल्कुल दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन क्या कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव किया जा सकता है? आपने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जिक्र किया जो जिनको उनकी अपनी फैमिली ढूंढती रही, वो कितने दिन लापता थे, यकीनन वो सबूत ढूंढ रहे होंगे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो उन्होंने फिर आगे जाके अदालतों में पेश करने। तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं यहाँ पे। मेरा सिर्फ इतना इसमें हम्बल सी ये है सबमिशन कि मैं ये समझता हूँ कि ये अदालतों के अंदर फैसला होगा कि कौन करप्ट है या नहीं है। टीवी पे बैठ के हम फैसला नहीं कर सकते, हाँ तज्जिया ज़रूर दे सकते हैं। आमिर साहब वो कहते हैं टीवी पे बैठ के बात नहीं होनी चाहिए, और पिछले नहीं बात 10 साल अतर काज़मी साहब भी टीवी पर बैठकर ये सब बात करते रहे हैं, तब उनकी ये दलील नहीं थी। अब ये दलील है उनके पास कि टीवी पर बैठ के बात नहीं होनी चाहिए। हाँ। नहीं, मैंने कतन ये नहीं कहा कि बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा वो अतर काज़मी साहब हमें ऐसी दास्तान करप्शन की सुनाते थे पीडीएम की कि हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज कहते हैं टीवी पे बैठ के नहीं होना चाहिए। अच्छा अतर सर मैं आपको एक बात बता दूं अतर कि हाँ ये हमारे साथ हर हफ्ते यही होता है। मुजम्मिल जो है वो हमारे साथ हर हफ्ते यही करता है। सो देखें
यहाँ ना व्हाट्स इम्पॉर्टेंट है, देखें व्हाट्स इम्पॉर्टेंट है, जो कि मुझे अतर की बात में भी जिसकी झलक नज़र आई और मुजम्मिल आँख की बात में भी मुझे उसी का ये एक जो है वो अक्स नज़र आया है सारा, कि देखें अदालतों ने बहुत दफ़ा फ़ैसले दिए भी हुए हैं सियासतदानों के ख़िलाफ़, लेकिन क्या उनको अवामी कबूलियत मिली है? ये देखें, ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि एक पॉलिटिशियन जो है वो एक पब्लिक फिगर होता है, वो इसलिए सियासतदान होता है कि उसकी एक ख़ास किस्म की हमायत होती है अवाम के अंदर, और अवामी हमायत जो है वो कानूनी बारीकियों को ना तो जानती है ना उनको मानती है। दूसरी बात, हमेशा हमारी अदालतें जो हैं वो कानूनी बुनियादों के ऊपर फ़ैसले नहीं करती हैं, वो सियासी मसलतों की बुनियाद के ऊपर फ़ैसले करती हैं। फ़र्ज़ मसलन मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली, मैंने इससे ज़्यादा लग़व और लायानी फ़ैसला, अदालती फ़ैसला जो है वो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। मैं भी बड़ी देर से यहाँ पर सहाफ़त कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो अदालत के अंदर फ़ैसले हों वो भी दुरुस्त है। प्रॉब्लम इज़ कि जब एक पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ आप करप्शन का एक मुकदमा शुरू करते हैं तो उसमें 100% दुरुस्त अतर ने कहा कि भाई जब वो कर रहा होता है तो उस वक्त तो पूरे का पूरा निज़ाम, उन्होंने तो ये कहा ना कि वो सो जाता है, मैं समझता हूँ कि वो सो भी नहीं जाता। हमें तो ये नज़र आता है कि उस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है, और फिर जब वो उसको उधर से हटा दिया जाता है तो वो निज़ाम भी जाग जाता है। सो इस तरह के केसेस का रियल चैलेंज जो है वो उसकी जो जिन कानूनी टांगों के ऊपर वो खड़ा होता है वो केस, वो टांगे मजबूत होना वो उसका रियल चैलेंज नहीं होता है, बल्कि उसको इस शफाफियत के साथ चलाना रियल चैलेंज होता है कि जो फैसला आए उसको अवामी कबूलियत मिले। जी मुजम्मिल साहब, मेरे से आप इख्तलाफ करें और बड़ी कड़ी कड़ी सुनाएं मुझे आप, जैसे कि आप हमेशा हर हफ्ते करते हैं। आप नहीं मैं ताकि अतर को ये ना लगे कि वो नया आया तो उसके साथ आप ये सुन, क्योंकि फिर अतर कहेंगे कि मैं आज इस शो में आया हूँ तो मुझे पूरा मौका नहीं दिया जा रहा, तो अतर की बारी है। नहीं, मेरे ख्याल में जो इन प्रिंसिपल जो भी आमिर साहब फरमा रहे थे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि यहाँ पे अदालतों से भी जो फैसले आते हैं वो भी उस वक्त आते हैं जब किसी का कोई बुरा वक्त चल रहा होता है। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिनको माजी में तायात नायल करार दिया गया, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे कह सकता हूँ और मुतअद्दिद टीवी प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि मैं उस वक्त भी ये कहा था कि किसी भी सियासतदान की सियासत आप किसी अदालती या इंतज़ामी फ़ैसले के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते। आप अगर सियासतदान है तो आपका जो सियासत का फ़ैसला है वो आवाम करेगी, और ये जो एक नैरेटिव टीवी पे बैठ के हम लोगों ने फैलाया है कि जी मकबूलियत तो है पर कबूलियत नहीं है, मेरे ख्याल में ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जमहूरियत में मकबूलियत ही होती है और कबूलियत भी आवाम की होती है, जिसको आवाम कबूल करते हैं वही उसमें मकबूल होता है और वही उसकी सियासत को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप तहरीक इंसाफ का यहाँ पे छोटी सी मिसाल ले लें, जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी हर दूसरा हल्का, बल्कि हर हल्का तकरीबन वो ज़िमनी इलेक्शन में हार रहे थे, हर जगह पे अवाम उनको मुस्तरद कर रही थी। क्यों कर रही थी? इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस से अवाम मुतमईन नहीं थे। तो ये वो तरीका होता है जिससे अवाम आपको सियासत से आउट करती है। तो जिस भी सियासतदान की सियासत ख़त्म होगी वो अवाम के वोट के ज़रिए ख़त्म होगी और वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ख़त्म होगी। इंतज़ामी फ़ैसलों से और अदालती फ़ैसलों से कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन उससे सियासत किसी की आप ख़त्म नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं अतर आपका और आमिर साहब का दोनों का ये मौक़िफ़ कबूल कर लूँ तो फिर तो एक कानून बनाना चाहिए कि पाकिस्तान में जो सियासत करता है उसको अदालतों से ट्रायल नहीं किया जा सकता। वो इलेक्शन लड़े, हार गया तो सज़ा आउट हो गया, जीत गया तो उसको 100 खून माफ़ हैं, सारा कुछ माफ़ है। क्योंकि अगर फिर आप कह रहे हैं कि जज़ा और सज़ा का निज़ाम ख़त्म कर दें सियासतदानों के लिए, इंसाफ का निज़ाम ख़त्म कर दें सियासतदानों के लिए, उनके लिए वाहिद निज़ाम जो है वो इंतखाबात रह जाएं, वो ही उनकी जीत और हार और वही उनकी सज़ा और जज़ा है। तो अगर तो आप कोई दुनिया का एक मुल्क मुझे ये बयान कर दें, कोई 100-125 मुल्कों में इंतखाबात होते हैं, मुल्क में कोई 30-40-50 मुल्कों में बादशाहत है, कुछ मुल्कों में बादशाहत के साथ भी इंतखाबात होते हैं। ये अतर कादमी साहब और आमिर साहब मुझे एक मिसाल दे दें जिस मुल्क में ये हो कि जी चूँकि सियासतदान का फैसला अवाम ने करना है लिहाजा अदालतों को उनके जराइम के केस नहीं सुनने चाहिए और उन पर फैसला नहीं करना चाहिए, निज़ाम इंसाफ से उन्हें मुबर्रा कर दें। आप दोनों मुझे एक एक मिसाल दे दें, मैं आपसे मौक़िफ़ आप के बैत कर लेता हूँ। जी, पहले अगर आमिर साहब अपना आर्गुमेंट दे दें। मैं तो बिल्कुल नहीं आपको कोई
हाँ अतर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल आपको इस बात का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने कम से कम ये तो कहा ही नहीं है कि उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चैलेंज सियासतदानों के ट्रायल में ये होता है कि उसको एक ऐसे तरीके से चलाया जाए कि उसके पीछे किसी को कोई सियासी मुहर्रिकात ना नज़र आए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता और ना ही होना चाहिए कि आप सियासतदानों को एक प्रिविलेज तबका बना के आप ऐसा कानून बनाएं कि जी इनके खिलाफ जो है वो कोई मुकदमा नहीं हो सकता। सो प्लीज़ मेक दिस डिस्टिंक्शन। बात ये है कि आप एक आम आदमी का जब अदालत में आप लेकर जाते हैं तो आपका काम जो है वो निस्बतन आसान होता है। जब आप एक सियासतदान को अदालत में लेकर जाते हैं तो फिर आपको इन सारी चीज़ों को जहन में रख कर एक स्पेशल अटेंशन उसको देनी चाहिए कि इसका भी आपको ख्याल रखना है। दैट इज़ ऑल आई एम सेइंग। जी अतर। जी मुजम्मिल साहब, जिस तरह मैं अभी आमिर साहब ने भी फरमाया और आपकी अदालत में मैं भी कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। अपना अगला फैसला सुनाने से पहले प्लीज़ मेरे ज़रा दलाइल भी सुन लीजिएगा, उसके बाद आप अपना अगला फैसला दीजिएगा। 3-4 फैसले तो आप दे चुके हैं, अब तक की प्रोसीडिंग में मुजम्मिल साहब ने 3-4 फैसले सुना दिए। अगले फैसले से पहले ज़रा प्लीज़ सुन लीजिएगा। देखें, जिस तरह आमिर साहब ने फरमाया, सुनाएं जी, पूरा टाइम है आपके पास। जी मसला ये है कि या तो आप फैसला पहले आपके पास भी लिखा हुआ कहीं और से आ जाता है तो फिर तो और मसला है, अगर आप खुद लिखेंगे फैसला तो फिर शायद जो है कोई बेहतरी आए उसमें। अच्छा, इसमें होता ये है कि जिस तरह आमिर साहब ने फरमाया, बिल्कुल वजह फरमाया कि देखें कोई ये नहीं कह रहा कि आप सियासतदानों का ट्रायल ना करें। सियासतदान इशारा तोड़ता है, कोई करप्शन करता है, आप ज़रूर उसके ऊपर मुकदमा चलाएं। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल, जिसे आप कह सकते हैं विक्टिमाइजेशन होती है, जो सियासी बुनियादों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, जिसकी आप अगर पीछे चले जाएं तो 50 साल पहले भी आपको भैंस चोरी और बिजली चोरी की मिसालें मिलेंगी, सॉरी बकरी चोरी की मुकदमे की मिसाल मिलेगी। हालिया दिनों में आप फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी एक इसी किस्म का मुकदमा हुआ है। ये शो करता है कि हमारी सियासत 50 साल पीछे फंसी हुई है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि जहाँ पे आज हमारा मुल्क खड़ा हुआ है। हमने मुल्क को अगर आगे चलाना है तो सियासतदानों के ऊपर मुकदमे भी चलेंगे, वो अकाउंटेबल भी होंगे, लेकिन वो आइन और कानून के मुताबिक चलाए जाएं, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कि अगर खान साहब की हुकूमत है तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, मियाँ साहब की हुकूमत है तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। जब तक इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की मंशा नहीं चलेगी, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें चलती रहेंगी, तो वहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं। बाकी मुकदमा जिस पे चलाना है वो ज़रूर चलाएँ। देखें, आप भी तो यहाँ रोज़ 7 बजे बैठ के बहुत सारे मुकदमे सुनते भी हैं और फैसले भी देते हैं, किसी ने मना किया कभी? देखें, फिर मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा आमिर साहब से और आप। देखें, हमारा निज़ाम इंसाफ यकसा निज़ाम इंसाफ के असूल पर कायम है, बल्कि दुनिया का हर निज़ाम इंसाफ यकसा निज़ाम इंसाफ के असूल पर कायम है। आप ये क्या दलील दे रहे हैं कि उनको स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए, स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, उनके मुकदमात को खुसूसी एहतियात देनी चाहिए, खुसूसी भाई उनके मुकदमे भी आम आदमी के मुकदमे जैसे चलने चाहिए। मेरा तो ये मौक़िफ़ है। क्यों उनको खुसूसी तवज्जो और खुसूसी एहतियात और खुसूसी प्रोटोकॉल देना चाहिए अदालतों में, और ये कहना चाहिए वो आम यकसा निज़ाम इंसाफ है, जो मोहम्मद दीन का इंसाफ है वही इमरान खान का इंसाफ होना चाहिए। तो मैं तो कोई स्पेशल स्टेटस का और स्पेशल तवज्जो का कायल नहीं हुआ आमिर साहब जो आप कह रहे हैं। नहीं मुजम्मिल, स्टेटस की किसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्टेटस का? यार हम बात कर रहे हैं, आपने कहा उन्हें स्पेशल तवज्जो देनी चाहिए, ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? नहीं, तवज्जो उन मुकदमात के ऊपर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए आम आदमी के मुकदमे को भी खसूसी तवज्जो कर सके कि ये सियासी, क्योंकि आम आदमी की सियासत नहीं होती। आम आदमी इज नॉट अ पब्लिक फिगर। भैया, मेरे के ऊपर आप मुकदमा करेंगे, आई एम नॉट अ पब्लिक फिगर। मेरे साथ आप जैसे मर्जी सलूक कर लें, किसी को क्या परवाह यार। मेरा अपना दोस्त मुजम्मिल नहीं मुझे याद करेगा अगर मेरे ऊपर मुकदमा होगा। एक मकबूल सियासतदान जिसको 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ वोट पड़ता है इलेक्शंस के अंदर, उसके बारे में आपको ये बात पसंद आए या ना आए, आपको ये थेरी जितनी भी अच्छी लगे कि जी यकसा निज़ाम इंसाफ होना चाहिए, ये एप्लीकेबल नहीं होता एक पॉपुलर पॉलिटिशियन के ऊपर। आपको खुसूसी तवज्जो उसके मुकदमे, उसकी कानूनी बारीकियों पर इसलिए देनी पड़ती है कि अगर आप दुरुस्त फैसला भी अदालतें करती हैं तो उसके हमायती फिर भी उनके लिए मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो
ये डिस्टिंक्शन जो है, और ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि डिसग्रेस्ड पॉलिटिशियन जिसको आपने निकाला हो, बड़ी मेहनत से निकाला हो, और फिर उसके साथ बड़ी बदमज़गी भी आपकी रही हो, लड़ाई झगड़ा भी हो गया हो, उसकी पार्टी भी आप तोड़ चुके हो, और उसके सपोर्टर्स को भी आप गिरफ्तार करके बंद कर चुके हो, ऐसे मामलों में आपको खसूसी एहतियात बरतना आपके अपने फ़ायदे में है। या आप उसको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दे रहे हैं, ये आप अपने कानून और अपने निज़ाम इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं मुज़म्मिल भाई, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रेफरेंस फाइल हो जाएगा, और मुझे इलेक्शन से पहले इसमें सज़ा भी नज़र आती है। बहरहाल ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आगे चलते हैं। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। इंतखाबात आने वाले हैं, सियासत भड़क रही है, और इसी सियासी गर्मा गर्मी के अंदर एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इलेक्टेबल्स के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए हैं। गालिबन इस खबर का आगाज़ बलूचिस्तान से हुआ, जहाँ 2018 के इंतखाबात से कुछ ही देर कबल बनने वाली बाप पार्टी जो है, उसने इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद उसके कुछ लीडरान ने, कुछ रहनुमाओं ने पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी से मुलाकात की, और उससे तवक्कुआत ये पैदा हुई कि शायद अब वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का वो सोच रहे हैं। लेकिन अब ख़बरें आ रही हैं कि नहीं, नवाज शरीफ साहब का दौरा क्वेटा जो कि अभी होने वाला है, उस दौरान शायद ये रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर शामिल होने का करें। और मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में भी ये खबर आ रही है कि उनको ऐसा होने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। कुछ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक हमने ये भी सुना कि इसहाक डार साहब ने कोई सर्वे कराया है जिसमें लाखों लोग शामिल हुए हैं, और जिसके मुताबिक वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बिल्कुल ये जो इलेक्टेबल्स हैं, जो कभी एक पार्टी में जाते हैं और कभी दूसरी पार्टी में जाते हैं, और पार्टियाँ उनको इसलिए कबूल कर लेती हैं कि वो अपना हल्का जीतने की अहलियत रखते हैं, उनको बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल होना चाहिए। तो रवायती तौर पर मैं अपने सेगमेंट का आगाज़ मुज़म्मिल से करता था, लेकिन आज अंबर हमारे साथ नहीं है, रवायत उन्होंने तोड़ी है तो मैं भी तोड़ता हूँ। पहले मैं अतर काज़मी के पास जाऊँगा। सो अतर काज़मी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ ने इलेक्टेबल्स के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए, क्या कहते हैं आप? देखें, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ का इदराक है कि इस वक्त उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो किस हद तक है, वो बेहतर समझते हैं। ग्राउंड पे उनके जो लोग हैं वो भी उनको बता रहे हैं। अब एक तरफ हमने देखा कि सिंध में भी उन्होंने एक इत्तेहाद किया, फिर अब वो कोयटा जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बाप पार्टी का आपने जिक्र किया, माजी करीब में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा बाप पार्टी के हवाले से क्या कुछ कहते थे और क्या कुछ वो उनके हवाले से ख्यालात रखते थे, उसकी तफसील में जाए बगैर मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ का इदराक है कि अब अगर उन्होंने अगली हुकूमत बनानी है तो उनको इलेक्टेबल्स को साथ मिलाना पड़ेगा। अब बलूचिस्तान की हद तक तो ये चीज़ चल जाएगी, वहाँ की जो सियासत है उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं। सिंध में अगर वो किसी इलेक्टेबल को साथ मिला भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इलेक्टेबल वहाँ पे है जो अपने बलबोते पे जीत जाएगा। अब पंजाब के अंदर इलेक्टेबल्स की सियासत एक तरह से ऑलमोस्ट 80% ख़त्म हो चुकी है। वो हमने ज़िमनी इंतखाबात में भी देखा, जब उधर वहाँ पे सारी पार्टीज़ ने मिल के इलेक्शन लड़ा और नून लीग ने ही उन लोगों को टिकट दिए और उसके बावजूद उधर उनकी शिकस्त हुई। तो मुझे लगता है कि इलेक्टेबल्स के ऊपर अगर वो रिलाई कर रहे हैं पंजाब में तो इससे उनको मायूसी होगी। हाँ, ये एक अलग बहस है कि उस इलेक्टेबल के मुकाबले में अगर किसी को खड़ा ना होने दिया जाए तो फिर उसका अपना जो 20, 30, 40 हज़ार वोट है उसको लेके शायद वो कामयाब हो जाए। अदरवाइज़ इलेक्टेबल्स के बलबोते के ऊपर इस दफ़ा वफाक की सतह पे हुकूमत बनाना कोई आसान नहीं होगा। ओह, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अतर, और यही बात मैं मुज़म्मिल के पास लेकर जाऊंगा। मुज़म्मिल, जो इलेक्टेबल्स की अफादियत हमने 1988 से लेकर अभी तक हम देखते आ रहे हैं इलेक्शंस के अंदर कि किस तरह उनके इधर उधर होने से हुकूमतें बदल जाती हैं, पार्टियों की तकदीरें बदल जाती हैं। अतर काज़मी साहब का कहना है कि इस वक्त शायद 80% तक
ये अफादियत ख़त्म हो चुकी है और अब उनको पार्टी में शामिल होने का कोई फ़ायदा या करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या राय है आपकी मुज़म्मिल इस पर? नहीं, मैं नहीं समझता कि तुर्क आज़मी साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा है। जिन ज़िमनी इंतखाबात का वो हवाला दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, भक्कर में अगर पीटीआई का कैंडिडेट इधर आ गया था तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को टिकट दे दिया था। कोई उन्होंने अपने पीटीआई के कारकुन को तो जवाब में टिकट देकर नहीं कहा था कि वो बल्ले के निशान पर जीत जाएगा। जिन ज़िमनी इंतखाबात की कहानी हमें सुना रहे हैं तुर्क आज़मी साहब, वहाँ अगर पीटीआई के लोग नून में आए थे तो नून के लोगों को पीटीआई ने टिकट दे दिया था। मैं भक्कर की मिसाल आपको दे रहा हूँ, और भी हलकों की बेतहाशा मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं, जहाँ पर मतलब आखिरी जो उन्होंने इलेक्टेबल शामिल किया, जो उनके बारे में नहायत ही बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करता था, वो जमशेद दस्ती था, क्योंकि उस हलके में उनके पास फिर कोई इलेक्टेबल नहीं था तो पीटीआई ने शामिल किया, क्योंकि अपने किसी कारकुन को जो टिकट देने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो पंजाब में इलेक्टेबल्स की सियासत अहमियत से आखिरी दिन तक ना पीटीआई को इनकार है, ना मुस्लिम लीग नून को इनकार है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2018 और आज का फ़र्क क्या है। 2018 में इलेक्टेबल्स मुस्लिम लीग नून से तोड़कर पीटीआई में शामिल कराए जा रहे थे उनको, और मुस्लिम लीग नून अगर किसी को टिकट देती थी तो वो आज़ाद लड़ता था, टिकट जमा नहीं कराता था। अभी तक मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई से निकलने वाले, जिन्होंने पीटीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा है, उनमें से भी किसी को अपने साथ शामिल नहीं किया है। पीटीआई का गन बैकलॉग अपनी जगह कहीं और पार्क होगा, नून ने तो उसे अपने साथ शामिल नहीं किया है। वो इलेक्टेबल है, नॉन इलेक्टेबल है। वो तो उन लोगों को देख रहे हैं जो पीटीआई में नहीं है और लास्ट टाइम वो प्रेशर में उनका टिकट नहीं ले सके थे या कुछ और बात हो सकी थी। एक तो पंजाब की हद तक मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि ये वो इलेक्टेबल थे। मतलब मुजफ्फरगढ़ से जो चांडियो साहब हैं, वो 1000 वोटों से शायद पीटीआई से हारे थे और आज़ाद लड़ा था, उन्होंने नून का टिकट जमा कराने से इनकार कर दिया था, तो वो आज़ाद लड़े थे तो उन्हें शामिल किया गया। वहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार को शामिल नहीं किया गया नून में। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, 28 के करीब लोग मेरी इतलात के मुताबिक कल मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें जाम कमाल भी हैं। बाप पार्टी के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद होने नहीं जा रहा मुस्लिम लीग नून का, ये इतला भी काज़मी साहब की गलत है। बाप पार्टी टूट गई है। जाम कमाल साहब ने बाप पार्टी छोड़ दी है, उनके साथ रईसानी साहब, लहरी साहब, मशवानी साहब और बहुत से जो बड़े नाम हैं, वो सब बाप पार्टी को छोड़ के अब वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। बाप पार्टी बजिंजो साहब के पास रह गई है, वो अपने ग्रुप के साथ, उन्होंने एक नया सदर भी ले आए हैं, वो उनके साथ अपना इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ पे। JUIF अपना इलेक्शन लड़ेगी, मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म से वहाँ इलेक्शन लड़ेगी और कल को 28 के करीब लोग वहाँ पर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में उनका डॉक्टर मालिक और अचकजई की पार्टी के साथ एडजस्टमेंट मुमकिन है, बाप पार्टी के साथ मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है JUIF के साथ भी उनका मुमकिन नहीं है। मैं नहीं मानता कि इलेक्टेबल्स की सियासत कोई ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई होती तो आखिरी टिकटें जो इमरान खान ने बांटी थी वो नॉन इलेक्टेबल्स को बांट देते। ढूंढ ढूंढ के इलेक्टेबल को टिकट दिया उन्होंने। ऑलराइट, ठीक हो गया मुज़म्मिल, ठीक हो गया। लेकिन ये बात अतर काज़मी ने दिलचस्प छेड़ी है। मैं दोबारा उनके पास जाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मुज़म्मिल मुझे अक्सर कहते हैं कि आमिर साहब आप एक आइडियलिस्ट हैं, आप रियलिटी के अंदर नहीं रहते हैं। तो मुझे पता है मेरी इस बात के ऊपर भी वो यही कहेंगे, लेकिन कहना मैं यहाँ पर ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये इलेक्टेबल्स की जो बीमारी, मैं तो इसको बीमारी कहूँगा कि इलेक्टेबल्स की बीमारी जो है ये 1985 के गैर जमाती इंतखाबात से ये शुरू हुई, जो एक फ़ौजी आमिर के दौरे हुकूमत के अंदर वो इंतखाबात हुए पार्टियों का नाम लेना भी वहाँ पर उस वक्त दौर के अंदर एक जुर्म समझा जाता था। और उसने लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे सियासतदानों की नादानियाँ और कुछ रियासती इदारों की ख्वाहिश, उसने ऐसी जड़ें पकड़ी हैं हमारे इंतखाबी निज़ाम के बीच में कि उसके बाद शाज़ और नादर ही पाकिस्तान को कोई मौका मिला कि इलेक्टेबल्स की इस बीमारी से पाकिस्तान की सियासत की जान छुड़ा सके। एक मौका 2018 में बड़ा सुनहरी मौका इमरान खान को मिला था
था, लेकिन अफसोस कि उन्होंने भी फिर इलेक्टेबल्स पर ही तकिया किया और उन्हीं की मदद से अपनी हुकूमत बनाई, और वही लोग थे फिर जो सबसे पहले उनको पार्टी को वो छोड़ के भी चले गए। तो मेरी इस मामले के अंदर ये राय है कि ये एक बीमारी है, जितनी जल्दी ख़त्म होए, मरीज़ से एहतियाब हो, पाकिस्तान के लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन अतर से मैं ये जानना चाहूँगा कि ये दो बातें अभी मुजम्मिल ने की। एक तो ये कि अतर आप क्यों समझते हैं कि इलेक्टेबल्स का ज़ोर पंजाब की हद तक अब वो नहीं रहा जो कि पहले था? क्या बुनियाद है आपकी इस वजह की? और दूसरी चीज़ ये कि ये अभी मुजम्मिल ने कहा कि देखें जो PTI वाले इलेक्टेबल्स हैं उनके लिए मुस्लिम लीग नवाज़ के दरवाजे नहीं खुले, अगर मुझे दुरुस्त समझ आई है उनकी बात की, तो इससे भी क्या आप इत्तफाक करेंगे? देखें, पहली तो बात यह आमिर साहब के इलेक्टेबल्स की सियासत हमने देखी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें सारी जमातों ने मिल के इलेक्शन लड़ा, नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा और वहाँ पे नून लीग को इबरतनाक शिकस्त हुई जिसका मैंने जिक्र किया। मैं माजरत चाहता हूँ अगर मुजम्मिल साहब की दिल आज़ारी हुई उस शिकस्त के ऊपर या मेरे कमेंट के ऊपर, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं जो हमारे सामने हैं। दूसरी बात यह है कि देखें इलेक्टेबल्स आप अगर उठा के देख लें पंजाब के अंदर होता क्या है, साउथ पंजाब और कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पे ये 40-50 ऐसी सीटें हैं कि ये कभी उठा के इधर कर दिए जाते हैं, कभी इनको उठा के उधर कर दिया जाता है, कभी जनूबी जो महाज सूबा बना दिया, सूबा जनूबी का जो सूबा बनाना है उसका महाज के नाम पे कोई चीज़ सामने आ जाती है। तो ये चंद लोग हैं जिनको इधर उधर किया जाता है। लेकिन हालिया दिनों में मैं ये समझता हूँ, और हो सकता है कि मेरी ये सोच या गलत हो, ये तो अब इलेक्शंस में ही पता चलेगा कि काफ़ी हद तक अवाम इन लोगों से बदज़न हो गए हैं। और अब ये जो सोशल मीडिया का दौर है, जो आपके टिकटॉक का दौर है, उसमें अवाम इंफॉर्मेशन को बार बार कंज्यूम करते हैं और मुख्तलिफ ज़राए से कंज्यूम करते हैं। और उसमें जो इजारादारी थी या फिर जो गेट कीपिंग थी कि जो इन्फॉर्मेशन मुजम्मिल साहब जैसा पढ़ा लिखा शख्स शेयर करेगा टीवी पे वही उन्होंने सुननी और उसी के मुताबिक अपना जहन बनाना है। अब चीज़ें इस चीज़ से आगे निकल चुकी हैं और मुझे ये लगता है कि पंजाब की हद तक जो है बड़ा इशू होगा। अगर आप इलेक्टेबल्स को देख लें, PTI के इलेक्टेबल, PTI का एक भी इलेक्टेबल ऐसा नहीं है जो अपने बलबूते पे इलेक्शन जीत सके जो PTI को छोड़ के गए हैं। जहांगीर तरीन अपना हल्का नहीं जीत सकते, लाहौर का एक हल्का बता दें, पूरे लाहौर में मुजम्मिल साहब बैठे हुए हैं, इनके वोट को मिला के क्या फिर भी जो है वो अलीम खान साहब जीत सकते हैं किसी हल्के से? इसी तरह दीगर जो लोग छोड़ के गए, फवाद चौधरी साहब, क्या वो जेलम का हल्का जीत सकते हैं? दीगर आप दोस्तों को देख लें, सियालकोट से अगर उस्मान डार छोड़ जाएं तो क्या वो इतना टफ टाइम दे सकेंगे ख्वाजा आसिफ साहब को? तो PTI के अंदर तो इलेक्टेबल की सियासत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब ये अच्छी चीज़ है, ये गलत चीज़ है, लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर पड़ेगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इलेक्टेबल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो नून लीग में जाता और अपना बहुत बड़ा वोट बैंक लेके जाता। तो इसी वजह से इस्तेकाम पाकिस्तान की ये पार्किंग लॉट बनाई गई है ताकि यहाँ पे ये रहें और इलेक्शंस के बाद इनकी अफादियत जो होगी वो वहाँ पे ये काम आएंगे। और दूसरा, नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी का साउथ पंजाब के अंदर जो वो आना चाह रहे थे उसके आगे बंद बांधेगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। लेकिन जो इस तरह की पार्टियाँ होती हैं, हमने माजी में भी देखा, इनके तवील मुद्दती अज़ाइम या मुकासद नहीं होते, ये बस अगले एक आधे इलेक्शन तक रेलेवेंट रहती हैं और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फिजल आउट हो जाती हैं। मुझे भी ये लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज से 8 साल 10 साल बाद हम शायद ही उसका जिक्र सुने। अच्छा, बड़ा लंबा अरसा दे दिया है अपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। लेकिन इससे पहले कि मैं मुजम्मिल की तरफ जाऊँ, वेरी क्विकली अतर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आप कहते हैं कि इलेक्टेबल्स की सियासत ख़त्म होगी तो इसका मतलब है कि अब एक पॉलिटिकल वेव पंजाब के अंदर चलेगी और नज़रियाती बुनियादों के ऊपर पार्टी पॉलिसी, पार्टी मैनिफेस्टोज़ के ऊपर ये अगले इंतखाबात होंगे? वेरी क्विकली मेरे ख्याल में ये रिएक्शन पे इंतखाबात होंगे। इसमें हो सकता है आपको रैशनल ज़्यादा नज़र ना आए पर रिएक्शन आपको नज़र आएगा। 13 माह से जो आपने जमहूरी राइट्स कर्टेल किए हुए हैं ये उसका रद्द अमल आपको ज़्यादा नज़र आएगा। नज़रिया मैं उसमें कोई ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। मुजम्मिल कम इन हेयर, जज्बात भारी रहेंगे या इलेक्टेबल्स भारी रहेंगे अगले इंतखाबात के ऊपर? नहीं, देखें, PTI ने से अगर इलेक्टेबल गए तो उन्होंने उनकी जगह हर हलके में 2 या 3 इलेक्टेबल्स होते हैं, एक नहीं होता। आप समझिए, जिनके अपने जो रवायती तौर पे कई सालों से, दिहाइयों से आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं,
कोई एक जीतता है, कोई दूसरा जीतता है। इलेक्टेबल प्लस पार्टी वोट मिलकर सीट निकलती है। अगर पीटीआई से मैं ये कह रहा हूँ कि एक इलेक्टेबल ने छोड़ा है तो उन्होंने उस हलके के दूसरे इलेक्टेबल को अपने साथ शामिल किया है। अभी तक पीटीआई ने हमें ये कहीं करके नहीं दिखाया कि उन्होंने आम कारकुन को वोट दिया, टिकट दिया है और वो आम कारकुन जो है वो जीत कर पार्लियामान में पहुँच गया है पंजाब से। उन्होंने किसी आम कारकुन को वोट नहीं दिया। वो अगर उनसे ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उस्मान डार चला गया है तो वो सियालकोट से एक और कोई सरमायादार ढूंढेंगे जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ सके। वो वहाँ गरीब कारकुन को टिकट नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूँ जो पिछले टिकट बांटे थे उनमें भी यही किया था इमरान खान साहब ने कि वो एक इलेक्टेबल के जाने के बाद दूसरा इलेक्टेबल ढूंढते हैं जो अतर कादमी के सारे फलसफे की नफ़ी करता है, क्योंकि जिस सियासी जमात के बयानिए के ऊपर वो ये फ़लसफ़ा बना रहे हैं उसका लीडर इस पर यकीन नहीं रखता, वो इलेक्टेबल्स के पीछे भागता है। तो अब अतर कादमी की बात मानूं या उस सियासी जमात के लीडर की बात मानूं? यार थोड़ी सी आवाम की बात कर लेते हैं मुजम्मिल, बड़ी जल्दी, थोड़ा सा वक्त रह गया, हमें ब्रेक पर जाना है। सिर्फ क्विकली सम इट अप कि अगले इलेक्शंस में जज्बात भारी रहेंगे या इलेक्टेबल्स? इलेक्टेबल्स। अगर जज्बात भारी होते तो लोग अडियाला जेल के बाद ग्राउंड हमारे दोस्त जितना अतर कादमी साहब हमें मंजरनामा पेश करते हैं जज्बात का, बयानिए का, अगर वो सब कुछ होता तो मुझे अडियाला जेल के बाहर 500 बंदा ही खड़ा नजर आ जाता। राइट मुजम्मिल, अतर काज़मी साहब का ख्याल है कि जज्बात बड़ा रोल प्ले करेंगे अगले इंतखाबात में। मुजम्मिल साहब का कहना है कि नहीं, ये मैदान भी इलेक्टेबल्स ही मारेंगे। देखते हैं क्या होता है। इस वक्त अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। बात हो रही थी इलेक्टेबल्स की और किसी भी इंतखाबात में उनका कितना असर रसूख होता है। इन्हीं इलेक्टेबल्स की एक मिसाल गुजरात का चौधरी ख़ानदान है जिसने 1985 के गैर सियासी इंतखाबात गैर जमाती बुनियाद के ऊपर हुए इंतखाबात के अंदर से अपना नाम बनाना शुरू किया और फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा अरसा उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ गुजारा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो इतने बड़े हो गए कि उन्हीं की जमात का एक फाउंडर जो है वो पाकिस्तान का चंद हफ्तों के लिए ही सही लेकिन वज़ीर आज़म भी बने। फिर आपस में उनकी इख्तलाफात हुए और अब जो उस पार्टी के एक मेंबर हैं वो जेल में हैं और उनका बेटा जो है वो स्पेन में है। ख़बर ये है कि अब उनके बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं और इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि उन्होंने तरक्याती मंसूबों के अंदर रिश्वत ली है। अब ये दोनों उसी ख़ानदान के नुमाइंदा हैं जिन्होंने माजी में फ़ौजी हुक्मरानों का भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है, जो इमरान खान के साथ भी थे और जिनके बारे में हमने ये देखा कि बहुत कोशिश की आसिफ ज़रदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनको इमरान खान से हटाने की, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। तो मुजम्मिल, ये मुकदमा जो है ये जिसके तहत अब उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं और उन पर बाकायदा इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि ये तरक्याती मंसूबों में उन्होंने रिश्वत ली है, इसका आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? क्या ये सियासी मुकदमा है या वाकई इसके अंदर इस तरह की कानूनी मजबूती है कि हम इसको अदालतों से कोई फ़ैसला होता है इसके बारे में देख पाएंगे? अभी तो चौधरी मोनसलाई को इश्तिहारी करार दिया गया है और ये जो कार्रवाई है उनके इश्तिहारी होने की वजह से जो पाकिस्तान में जो कोई भी इश्तिहारी हो जाए उसके बैंक अकाउंट्स और उसकी सब चीज़ें मुंजमद हो जाती हैं। तो ये उस तनाजुर में हुआ है मेरे ख़्याल में। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत इस मुल्क में कहा गया है कि अगर आप सच्चे हैं तो आकर कानून का सामना करें, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप में कोई खौफ नहीं होना चाहिए, आपको आकर कानून का और अदालत का सामना करना चाहिए और राह फरार अख्तियार नहीं करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो दलील हमें 4-5 साल सुनाई जाती रही वो आज भी कायम होगी और आज भी हमारे दोस्त
ये मुतालबा करेंगे कि मेरा मतलब है शहजाद अकबर हों, मुराद सईद हों, हमाद अज़हर हों, असलम इकबाल हों, मोना सिलाई हों, जितने लोग भी कानून से फ़रार हैं, इश्तिहारी हैं, वो आएँ और कानून का सामना करें और इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ पर एतबार करें। और उन्होंने हुकूमत की है जो इस मुल्क में और इस निज़ाम इंसाफ के वो बेनिफिशरी रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में चौधरी मोना सिलाई को वापस आना चाहिए और आकर ख़ुद को कानून के सामने पेश करना चाहिए और अदालत का सामना करना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। राइट। सो अतर, मोना सिलाई को इश्तिहारी करार देना, क्या ये पेश ख़ैमा है उनके ख़िलाफ़ मुकदमेबाजी का, या आपका ख़्याल है कि आजकल के माहौल के अंदर ये भी एक और हरबा है एक मजबूत सियासी ख़ानदान के ऊपर सियासी दबाव डालने का? अब देखिए, टू बी ऑनेस्ट आमिर साहब, ये मैं इस हवाले से कोई ये तो नहीं कह सकता कि मुझे हतमी तौर पे पता है कि ये क्या है हिकमत अमली, लेकिन कुछ जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको सामने रख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब की कितनी दफ़ा ज़मानत हो चुकी है और कितनी दफ़ा उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है और कैसे कैसे भोंडे मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया गया है, हमारे सामने नहीं है कि वो हाई कोर्ट तक उनको छोड़ती है, फिर दोबारा उनको पकड़ लिया जाता है और बड़े बाखबर दोस्त जो हैं वो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब को नहीं छोड़ा जाएगा। तो इट मीन्स कि आइन और कानून का मसला तो नहीं है, मसला तो कुछ और है। अगर यही परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो किसी और तरफ चले जाएं, तो ये आप देखेंगे कि चौहान साहब की तरह और दीगर मोज़िज़ दोस्तों की तरह इनको प्रोटोकॉल भी मिल रहा होगा और इनके तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो इशू ये है कि जब आप ये तासुर कायम कर दें कि आपका फ़ैसला अदालत में नहीं, आपका फ़ैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए होगा, और हमारी हाई कोर्ट्स ने बाकायदा ये रिमार्क्स दिए हैं कि हम तो आपको ज़मानत दे देंगे, क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं? तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और इसी तनाजुर में फिर आपको मोना सिलाई साहब का केस भी देखना पड़ेगा कि अचानक जो है ये मोना सिलाई साहब के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें निकल आईं। अगर मोना सिलाई साहब आज दूसरी तरफ खड़े होते सियासी तौर पे, तो क्या ये सारी चीज़ें इसी तरह उनसे पूछी जा रही होती और इसी तरीके से निज़ाम अदल जो है उनसे पूछ रहा होता? मेरा नहीं ख्याल। मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सियासत है। बाकी जो कानूनी मसाइल हैं वो यकीनन उनको अदालत में आके उसका सामना करना चाहिए। राइट। क्लोजिंग रिमार्क्स आपके मुजम्मिल, 1 मिनट है हमारे पास। देखें, 15-15 किलो हीरोइन डाली गई लोगों के ऊपर, उनको डेथ सेल में रखा गया, 2-2 साल 2.5 साल बगैर ज़मानत के जेलों में रखा गया। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, ज़मानत तो उनकी भी नहीं होती थी। ये क्या मोम के गुड्डे हैं, 4 दिन अंदर जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने मुल्क चलाना है। ये टीम थी कप्तान की जिसने मुल्क चलाना था, जो 4 दिन की सख्ती नहीं बर्दाश्त कर सकती, जिसका ये मुकदमा लड़ते हैं। तो बैठे हुए अंदर, परवेज़ इलाही साहब तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। नहीं तो मैं तो बाकियों की बात कर रहा हूँ ना, जो फरार हैं और जिनके बारे में आपने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो छूट जाते हैं। शर्मिंदगी का बायस हैं ये लोग जो 4 दिन की सख्ती नहीं सह सकते। लोग डेथ सेल में बैठे रहे हैं, उन्होंने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। सर आमिर साहब ने कहा है वक्त कम है, जरा आप फैसला सुना दें उनके लिए ताकि फिर हम आगे चलें। बस लास्ट 15 सेकेंड्स मुजम्मिल, लास्ट 15 सेकेंड्स। नहीं अतर को दिए 15 सेकेंड। नहीं सर, फैसला सुनाएं इनको, ये अदालतों में फंसे हुए केस ऐसे नहीं, फैसला सुनाएं कोई। नहीं, पेश होना चाहिए सबको अदालतों में। आप दोनों जो है ना, आप दोनों असल में लखनऊ से है। पहले आप करके आपने सारा वक्त हमारा जाने दिया जी। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, ये हम प्रोग्राम के बाद ही अब हमें करनी पड़ेगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही जी, कल दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।